हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राजनांदगांव जैसो भेदभाव जो किया है वो हम उनको बताने वाले हैं, एक नहीं अनेक। सौम्या, सट्टा, शराब, केजरीवाल भ्रष्ट है, भूपेश बघेल, भूपेश यानी भ्रष्ट बघेल, तो गोबर तक को नहीं बचाया, गोबर में भी भ्रष्टाचार किया। भूपेश यानी भ्रष्ट, जनता इसीलिए उनको निपटाई है। और ये तो 10 जनपद के एटीएम, प्रियंका के एटीएम, केवल इनका मतलब वहीं से था, छत्तीसगढ़ से कभी नहीं रहा है। यदि हिम्मत है तो आ जाए और फिर देखते हैं दो दो हाथ हो जाए। छत्तीसगढ़ की सबसे वीआईपी सीट राजनांदगांव, जहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज कंपटीशन चल रहा है। संतोष पांडे बीजेपी कैंडिडेट और उनके ओपोनेंट और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के बीच वहां पर हम यहां पर मौजूद है। और इनफैक्ट संतोष पांडे जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, हिंदूवादी नेता और सिटिंग एमपी, उनकी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से। नमस्कार, जय जौहर, आप सभी का स्वागत है इस खास इंटरव्यू में। और सर, आपका भी स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। किस तरह से देख रहे हैं, हाई वोल्टेज एक ड्रामा में देख रही हूँ यहाँ पर, और ये जो सीट है राजनांदगांव की लोकसभा सीट बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है स्टार्टिंग से। भले वो चरणदास महंत के कंट्रोवर्शियल बयान से हो, भूपेश बघेल अपनी सुर्खियां अलग बटोर रहे हैं, आप लेकिन चुपचाप अपनी कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ओपोनेंट बीजेपी, आपके ओपोनेंट कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है यहाँ के और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। किस तरह से आप उनको परास्त करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीत की तैयारी अच्छे से कर ली। आज सुबह ही उनसे बात हुई तो की जीत की तैयारी एकदम तय है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है, क्या कहेंगे? हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 26 तारीख आने दीजिए। राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के और जितना भी इन्होंने जो द्वेष और यहाँ पक्षपात किया है राजनांदगांव के साथ, हमारे इंदिरा कला यूनिवर्सिटी को, सेतु निगम कार्यालय को, एडीबी कार्यालय को, ये दो तो शिफ्ट कर लिए। कुल मिलाकर के ये राजनांदगांव जैसो भेदभाव जो किया है वो हम उनको बताने वाले हैं। और भूपेश बघेल जब इतने ही अच्छे थे तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार क्यों दिया? एक नहीं अनेक। सौम्या, सट्टा, शराब, छत्तीसगढ़ के ये दिमाग में है। और जिस प्रकार से कोल में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, सट्टा में भगवान शंकर महादेव को बदनाम करने वाले, सबक सिखाने वाले। उन्होंने कहा कि ईडी को तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एक यंत्र की तरह यूज करती रहती है। जब जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरे हुए रहते हैं वो उन्हें जेल भिजवा देते हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या कहीं और हो। और ईडी में तो हमेशा सिर्फ ऑपोजिशन पे ही वार करती है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया हो, ये ऐसे नहीं गया है। इनके विषय में पूरी प्रूफ है और ये आम जनता को मालूम हो चुका है। और आज कहीं न कहीं सब जान चुके हैं कि ये भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार रक्त में शामिल, कौन वाद प्रतिवाद करे और अखबारों में पढ़े सुर्खियां, कौन समय बर्बाद करे। इनके नाम में ये हो गया है, जैसा ही आता है अरे तो भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, भूपेश बघेल, भूपेश यानी भ्रष्ट बघेल, भ्रष्ट बघेल, छत्तीसगढ़ को इन्होंने बदनाम कर दिया। सट्टा में यहाँ के नौजवानों के जेब में उन्होंने डकैती डाला है। और भी मैं तो इतना कहूंगा, अरे गोबर तक को नहीं बचाया, गोबर में भी भ्रष्टाचार किया। विधानसभा में पूछा गया तो आप देखे होंगे किस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया है। चावल में भ्रष्टाचार किया इन्होंने, जंगल में लकड़ी में भ्रष्टाचार किया इन्होंने। तो ये भूपेश यानी भ्रष्ट, जनता इसीलिए उनको निपटाई है। आने वाले दिनों में 26 तारीख को यहाँ अपने यहाँ भी निपटने वाले हैं। उनको उम्मीद लग रही थी कि वो राजनांदगांव जीत सकते हैं और वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसी को ओपोनेंट नहीं मान रहा हूं, मेरे को अपने काम पे, अपने कैंपेनिंग पे भरोसा है। रोज रोज 40 गांव में जा जाके लोगों से बात कर रहा हूं। और बीजेपी ने 4 महीने में ही लोगों को ठग दिया है। महतारी वंदन योजना के जो पैसे हैं वो महिलाओं के अकाउंट में सिर्फ 2 महीने आए, लेकिन 3 महीने नहीं आए। तो ये चीज मैं सबके साथ पहुंचा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं संतोष पांडे को वो एक ओपोनेंट की तरह नहीं देख रहे हैं। ऐसा है, भूपेश बघेल जब कवर्धा में दंगा हुआ, यहाँ कर्फ्यू लगा था, तो भूपेश बघेल उसके 8 दिन बाद नहीं, अभी चुनाव पहले तक नहीं आए थे। किस मुंह से बात करते हैं? मानपुर, मोहला, खैरागढ़, राजनांदगांव कब आए थे बताए? ये कहाँ थे जब दंगा हो रहा था?
तो ये लखीमपुर खीरी गए थे और वहां के लोगों को मुआवजा दे रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है ये कैसे पक्षपात करने वाले हैं। और ये तो 10 जनपद के एटीएम, प्रियंका के एटीएम, केवल इनका मतलब वहीं से था, छत्तीसगढ़ से कभी नहीं रहा है। मुद्दे क्या होंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। कनेक्टिविटी भी यहां पर कम है, रेलवे कनेक्टिविटी। आपने खुद वंदे भारत के एक स्टेशन राजनांदगांव में आपने काफी काम किया है उसके लिए, तो किस तरह से कनेक्टिविटी और आगे बढ़ाने का काम करेंगे? क्योंकि राजनांदगांव एक इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन वहां फिर भी आज तक लोग कहते हैं कि भाई रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक उतनी ज्यादा सशक्त नहीं हो पाई है जितनी हो जानी चाहिए थी। राजनांदगांव में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछी थी, लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग त्रस्त हैं। महंगाई को लेकर क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या करेंगे? बीएनसी मिल राजनांदगांव में बंद हुआ डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, उसके बाद कोई भी ऑल्टरनेट सोर्स लोगों को वहां पर नहीं मिला। यूथ बाहर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, इन सारी चीजों का निवारण किस तरह से निकालेंगे? ऐसा है, आपने कहा कि तो पहला तो यह है कि गुड गवर्नेंस, माननीय विष्णुदेव जी का सुशासन और माननीय नरेंद्र मोदी जी का काम, उन्होंने जो काम किया है वो हमारा आधार है। और रही बात कनेक्टिविटी की और नौकरी की नौजवानों के लिए, तो पहले से आप देखेंगे मनमोहन सिंह के समय तक जो कनेक्टिविटी थी उसमें 10 गुना की वृद्धि हुई है। चाहे वो एयरपोर्ट अपने एयरवेज की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, इवन ढुलाई में भी, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। और नौकरी के लिए भी साथ ही साथ नौकरी से बेहतर जो है स्वरोजगार पैदा करना, नौजवानों को इतना उनका यानी कौशल्यता उसमें इतनी आ जाए कि वो स्वयं मालिक बने, इस दिशा में माननीय मोदी जी की सोच है। और उसके लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए, और जो 10 लाख था वो मुद्रा लोन को उन्होंने 20 लाख तक कर दिया और इसका फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग यहां पर आकर काफी ज्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जेपी नड्डा आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, अमित शाह आते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी लीडरशिप मुझे नजर नहीं आता है यहाँ पे। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हमने जब उनसे भी ये सवाल कहा तो उन्होंने ये कहा कि भाई बीजेपी डर गया है इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। बीजेपी का एक फोकस अलग नजर आ रहा है। विधानसभा इतने प्रचंड बहुमत से जीतने के बावजूद जो प्रेपरेशन उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में भी फीकी पड़ रही है। ये तो मैं कहूंगा कि देश में बहुत ही सशक्त और अच्छा विपक्ष अपनी भूमिका में होनी चाहिए। ये पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल हो गई, समापन की ओर है, अस्ताचल की ओर है, और कम समय में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की जो रीति नीति है, ये इसमें जमीन की मिट्टी की खुशबू आती है, सुगंध है, उसमें विदेशियत की सुगंध है। वो इस देश से उनको कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो फेल हो गया। आने वाले समय में और समूल नाश की ओर जाने वाले हैं। और जो जल्दी से जल्दी ये कहें कि 2047 तक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रात और दिन काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी से कैसा संबंध होनी चाहिए, हमारी अन्य नीति क्या होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा नीति क्या होनी चाहिए, विदेश नीति क्या, चौतरफा जो काम चल रहा है ये तो तारीफे काबिल है। इसकी पूरी दुनिया बड़ाई करती है और सही दिशा में हमारा देश जा रहा है, उसका परिणाम और जनता देने वाली है। ईडी को यंत्र की तरह यूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी से डर जाती है उनके लीडर्स के लिए उनके लीडर्स के पीछे भेज दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल हो या बाकी सारे लीडर्स जो भी अभी जेल में हैं, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर आप? उन्होंने काफी ये लगातार कांग्रेस मेंटेन करती आई है कि ईडी की यंत्र है बीजेपी का, ईडी या दूसरी अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक यंत्र बन के रह गए हैं, बाकी कोई रोल नहीं है इनका खुद का, कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनको भी बुलाया गया था जांच में, बिल्कुल। और वो अपना पानी अपना टिफिन लेकर के, और जब तक वो चाहे, और जांच वालों के पूरे उत्तर देते रहे वो सवेरे से शाम तक, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। अमित शाह जी को कितने प्रताड़ित किया गया,
प्रज्ञा ठाकुर को कितना प्रताड़ित किया गया, अनेक लोगों को। अब आज जब इनके ऊपर आया है तो ये एकदम छाती पीट रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो निर्दोष के आप प्रूव करें उसको। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे सौम्या हो, चाहे यहाँ के 3 IAS अफसर हो, चाहे सूर्यकांत हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, ये भ्रष्ट हैं और इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इनके विधायक भ्रष्ट हैं, ये प्रूफ हो चुका है। और इसीलिए 4-6 धाराएं लगी है, उसमें एक धारा 420 की है भूपेश बघेल के ऊपर। आपको आज हमने हनुमान मंदिर में यहाँ पर आपको कैच किया आपकी कैंपेनिंग ट्रेल के बीच में। आप एक हिंदूवादी नेता की तरह काफी ज्यादा जाने जाते हैं और बीजेपी ने अपने पुराने 11 चेहरों में से अगर 2 चेहरे रिपीट किया तो उसमें से एक आपका चेहरा है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा दोबारा क्यों, मतलब ये जो एक कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी को, आपने किस तरह से दिलाया कि बिल्कुल इस बार भी वही रिजल्ट आएगा जो पिछले बार आया? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व संगठन का, और इसके साथ साथ जो मेरा लोकसभा क्षेत्र की ये जनता है, इन्होंने मुझे काम के लिए खूब प्रोत्साहित किया और जो मैंने किया उसका भी प्रतिसाद उन्होंने अच्छा दिया और मैं उसको नीचे तक ले जाने में, भाजपा की रीति नीति को नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक ले जाने में मैं सफल रहा। शायद उसी का ये प्रतिसाद है और मैं जनता को और अपने नेतृत्व को इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि जनता को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप उनको अपना मैसेज छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे? हिमालय में बहुत लंबे समय बाद एक ब्रह्म कमल खिलता है, बहुत लंबे समय बाद, बहुत कीमती, बहुत दिव्य। वैसा ही स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व, एक नायक हमको मिला है जो नर है, जो नरपुंगव है, जो नरेंद्र है। उनके हाथों में ये देश आगे बढ़ रहा है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और जिनकी दुनिया में डंका बज रही है, भारत माता सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, विश्वगुरु बने। इसलिए इस 2024 के चुनाव में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मैंडेट दे, अपना मत दे। राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए ऐसे सपूत का रहना बहुत जरूरी है। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी एक बार फिर से इस देश का नेतृत्व संभालें। मुझे माफ कीजिए, एक सवाल आखिरी आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब हमने भूपेश बघेल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि गौमांस बेचने वाली कंपनी से डोनेशन लिया है करोड़ों का और उसी से फ्लैग बनाकर बेच रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये कैसे हिंदुत्व को प्रैक्टिस कर रहे हैं? और पावर और पैसा चाहिए इनको, एथिक्स की बिल्कुल कोई नहीं है, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने जो दिया, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? नेशनल हेराल्ड को बेचकर खा जाने वाले, वेटिकन सिटी पर आस्था रखने वाले, सनातन को गाली देने वाले, छत्तीसगढ़ की परंपरा को समूल नष्ट करने वाले, ये आज बड़े गौ की चिंता करने वाले बने। पहले आपको ध्यान होगा कि संतों ने श्राप दिया था और उसी का परिणाम है। मुझे कहना नहीं चाहिए कि चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, किंतु जिस प्रकार से उनकी जो मृत्यु हुई, गौ के हित में जब संत दिल्ली में वोट क्लब में बैठे थे तो उनके डंडों से किसने पिटवाया था? बताएंगे भूपेश बघेल जी, बताएगी कांग्रेस पार्टी। तो आज ये पूरा देश जानता है और चाहे वो सनातन के विषय में हो, गौ के विषय में हो, भारतीय संस्कृति के रक्षक के विषय में हो, चाहे वो उज्जैन का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या की हो, यहाँ राष्ट्र की रक्षा, सनातन की रक्षा, मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले, सम्मान देने वाले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही है। चरणदास मान जी का भी बयान था कि लट दिखा सकता है अगर कोई तो भूपेश बघेल है, अगर उनका सर फोड़ सकता है कोई तो। हाँ, ये ऐसा है। इनके चरणदास महंत ने जिस प्रकार से राजनांदगांव में जो बातें कही कि दिल्ली जाकर के
सिर फोड़ने का काम तो भूपेश बघेल ही कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा, राजनांदगांव में उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव का मैं सांसद हूं, मैं हूं मोदी का परिवार, आ लाठी पहले मुझे मार, यदि हिम्मत है तो आ जाए और फिर देखते हैं 2-2 हाथ हो जाए। तो ये जो अभद्र भाषा का, स्तरहीन भाषा का प्रयोग कांग्रेस ही करती रही है और इनके मंत्री करते रहे हैं। जब यहाँ कांग्रेस शासन में थी तो इनके, चाहे अमरजीत भगत हो, कवासी लकमा हो और जितने मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किंतु ये स्तरहीन लोग हैं और इसका परिणाम आने वाले अभी चुनाव में इनको दिखने वाला है। बिल्कुल, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा और बिल्कुल ऐसे विश्वास के साथ संतोष जी आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो कैंपेनिंग है लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन ओपोनेंट इस बार काफी स्ट्रांग है। हाई वोल्टेज ड्रामा है, देखना खास होगा कि 26 को क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।